नेशनल इनकम मेजरमेंट के तीन डिफरेंट मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड लास्टली वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, मेथड कोई भी यूज करा जाए रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो सेम ही निकलेगी, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो सेम ही निकलेगी। बट जैसे कि हमने सीखा कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को एड अप किया जाता है तो क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है तो क्या आता है, जीडीपी। वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड किया जाएगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। Gross value added by all the sectors is equal to GDPMP, is equal to GDPMP। तो वैल्यू एडेड मेथड में भी जब उसके सारे कंपोनेंट्स को एड अप किया जाता है तो पहले आपका क्या निकलता है, GDPMP, which is termed as gross value added by all the sectors when we use value added method। बट निकल GDPMP रहा है। पॉइंट इज कि अगर आप GVA पे पहुंच गए हो, GVA at MP is GDPMP, तो नेशनल इनकम से जब अगर नेशनल इनकम निकालना है तो वैसे ही निकलेगा जैसे GDPMP से नेशनल इनकम निकालते थे। GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, विल बी इक्वल टू द GDPMP। नाउ हम अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट इज, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, is the value of final goods and services produced by the residents of a country. What is GDP? Value of final goods and services produced within the domestic territory. Point कि हम क्या कंसिडर करते हैं, फाइनल गुड्स ओनली, फाइनल गुड्स ओनली। अब आप क्या करते हो, आप एक टायर मैन्युफैक्चरर हो। क्या करते हो आप, टायर मैन्युफैक्चरर हो। आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो टायर आपका फाइनल है या इंटरमीडिएट है, फाइनल। आप बनाते हो विंडशील्ड्स, शीशा जो लगता है गाड़ी का आगे, विंडशील्ड्स बनाते हो, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, विंडशील्ड्स। फाइनल है या इंटरमीडिएट, फाइनल। आप बनाते हो कार्स, आप कार मैन्युफैक्चरर हो, आपको टायर भी चाहिए, आपको विंडशील्ड भी चाहिए, आप कार बना रहे हो, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कार। तो टायर क्या है फिर, इंटरमीडिएट। फाइनल और इंटरमीडिएट हम कर चुके हैं, प्लीज फाइनल और इंटरमीडिएट आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड, एनी रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, anything which undergoes a process of change, anything which is purchased for the purpose of resale. Now the point which I want to make is, टायर तो फाइनल प्रोडक्ट था, वो इंटरमीडिएट कैसे हो गया? सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल फॉर समवन एंड इंटरमीडिएट फॉर अनदर पर्सन। ठीक है सर, ये बात भी आपकी मान ली, बट लेकिन आपका फाइनल प्रोडक्ट विंडशील्ड, लेट अस अज्यूम 1000 रुपए की विंडशील्ड बनी। आपका फाइनल प्रोडक्ट टायर, लेट अस अज्यूम 1000 रुपए का टायर बना। आपका फाइनल प्रोडक्ट कार, लेट अस अज्यूम 10,000 रुपए की कार बनी। What is GDP? GDP is the value of final goods and services produced in an economy in a year. 10,000 plus 1,000, 1,000 ही लिया था आपका भी, तो 12,000 की प्रोडक्शन हुई है। आपका फाइनल प्रोडक्ट था विंडशील्ड 1,000, आपका फाइनल प्रोडक्ट था टायर 1,000, आपका फाइनल प्रोडक्ट था कार 10,000, तो टोटल प्रोडक्ट बने 12,000 के। इज इट करेक्ट? नो। इज इट करेक्ट? नो। सर जो कार की वैल्यू है उसमें तो टायर का प्राइस भी इंक्लूडेड होगा, उसमें तो विंडशील्ड का प्राइस भी इंक्लूडेड होगा, तो मतलब टायर की वैल्यू 2 बार आ गई, 1,000 इसके आ गई, और उसने जो 10,000 कार बेची होगी तो उसने तो सारे कंपोनेंट्स अपने ऐड अप करके प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेची होगी, तो टायर की वैल्यू 2 बार आ गई, विंडशील्ड की वैल्यू 2 बार आ गई, डबल काउंटिंग हो गई। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, value added method has been introduced. Value added method introduce ही क्यों करा गया? To avoid double counting. Problem of double counting तो समझ आ गई, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि value of final goods, आपके लिए फाइनल कुछ है, आपके लिए फाइनल कुछ है,
तो अगर ऐसे ले रहे हैं तो फिर डबल काउंटिंग हो रही है, किसी किसी केस में ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एडिंग एन आइटम मोर देन वंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एक आराम से डिटेल्ड एक और एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। one of the most important theoretical question. Explain the problem of double counting with the help of a numerical example, and also explain how it can be removed. The problem can be removed by using the value added method, but first let us understand the problem of double counting in detail. अभी तो मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है डबल काउंटिंग का। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, एकदम से अगर लैपटॉप बंद हो जाए मतलब बैटरी खत्म हो गई, फिर हम रीस्टार्ट करेंगे। In measuring the national income, the value of only final goods and services is to be included. However, the problem of double counting arises when the value of intermediate goods is also included. आपके लिए तो टायर एक इंटरमीडिएट गुड था, विंडशील्ड भी एक इंटरमीडिएट गुड थी, बट इनके लिए तो नहीं था। तो लेकिन आगे डबल काउंटिंग हो गई, क्योंकि हम वो तो इंटरमीडिएट था सर, इवेंचुअली जो कंज्यूमर ने यूज करा हमें तो सिर्फ वही लेना चाहिए था। अलॉन्ग विद द फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स भी कंसिडर कर लिए जाते हैं गलती से, which leads to double counting. Double counting refers to the counting of an output more than once while passing through the various stages of production. A commodity passes through various stages of production before reaching the final stage. When the value of commodity is taken at each stage, टायर बनने का स्टेज, विंडशील्ड बनने का स्टेज, उसके हैंडल्स बनने का स्टेज, सीट कवर्स बनने का स्टेज, हर एक स्टेज सब अलग अलग हो सकते हैं ना मैन्युफैक्चरर्स। कोई किसी से कुछ ले रहा है, ब्रिजस्टोन के टायर लिए, एमआरएफ का टायर लिए, विंडशील्ड किसी और कंपनी के लिए, सीट कवर्स किसी और कंपनी के लिए, स्पीकर्स किसी और कंपनी के लिए ले लिए, गाड़ी किसी कंपनी की है, आउटसोर्सिंग करते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर हर स्टेज पे हम लेते गए सबका फाइनल प्रोडक्ट तो डबल काउंटिंग होगी ही होगी। it is likely to include the cost of inputs more than once. This leads to the problem of double counting. Let us understand this through the famous example of farmer, miller and baker. आओ मिले किससे? फार्मर, चलो फार्मर भाई साहब थोड़ा इधर आए। फार्मर, मिलर ते बेकर। क्या करा फार्मर ने राघव? फार्मर ने क्या किया बेटा? फार्मर ने करी फार्मिंग। फार्मर ने करी फार्मिंग, क्या ही करता बेचारा, फार्मर ने फार्मिंग करी। फार्मर ने क्या बनाया? वीट। फार्मर ने क्या बनाया? वीट। फार्मर, सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस 50 kg ऑफ वीट and sells it for 500 to मिलर। मिलर जिनकी फ्लावर मिल्स हैं, वो वीट से चक्की, पीसिंग, आटा मेकिंग। तो मिलर ने क्या बनाया? उससे वीट से बनाया फ्लावर। वीट लिया मिलर ने फार्मर से, उससे बनाया फ्लावर, आटा बनाया, मैदा बनाया, कुछ भी बनाया, बट बनाया। मिलर ने बेकर को बेचा। बेकर बेकरी प्रोडक्ट, जहां पे हम ब्रेड खरीद रहे हैं, कुछ भी बेकरी आइटम्स खरीद रहे हैं, केक भी लो, आपकी जो मर्जी है वो लो। पॉइंट इज कि उन्होंने 3 सेगमेंट्स बताए। फार्मर ने बनाया वीट, वीट सेल करा किसको? मिलर को। फ्लावर मिल्स, उन्होंने बनाया फ्लावर, और फ्लावर सेल करा बेकर को। बेकर ने बनाई उसकी क्या? ब्रेड्स। बेकर ने बनाई ब्रेड्स। कोई डाउट? अब फिगर्स आप इमेजिनरी, मैं कह रहा हूं दिमाग पे जितना कमजोर डालेंगे उतना इजी होगा आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना। तो फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखोगे तो आप फ्रेम कर पाओगे। पहले देखें हमारे पास कितनी दिल की धड़कनें बची हैं। चलो ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई कर रहा हूं अभी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर आ जाएंगे टेक्निकल टर्म्स पे कि आपको वर्ड्स यूज क्या करने हैं। बट अभी सिंपल कॉस्ट प्राइस की थोड़ा साइड होना हो जाओ, ये नॉर्मल है इसका। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब आपने कितने का खरीदा, आपको कितने का पड़ा।
सेलिंग प्राइस मतलब आपने कितने का बेचा। फार्मर, आप बनोगे फार्मर ऋषभ? चलो बताओ क्या बनाया आपने? वीट बना, वीट वीट, ठीक है, वीट बनाया। वीट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, उसके लिए आपको कनाडा जाना पड़ेगा, वहां पे अलाउड है। कोई बात नहीं, ज्यादा प्रॉफिट वीट में। वीट बनाया आपने, तो वीट कितने का बनाया आपने? 500 का। देख लिया, फिगर्स भी देख लिए, कुछ भी इमेजिनरी फिगर यार, थोड़ा बड़ा सोचो। 500 रुपीज मतलब काम कर रहे हो, कुछ बड़ा काम करो। 10,000, ठीक है प्लीज। और बढ़ाना है क्या? 10,000, चलो रुक जाओ बेटा। आपने 10,000 का बनाया, कितने का बनाया? 10,000 का सेल करा। किसको सेल करा? किसको बनाए मिलर? राघव, चलो बेटा आप बन गए मिलर। फ्लावर मिल है आपकी। क्या बनाया आपने? ठीक है, फार्मर ने सेल्स wheat to miller, miller sells flour to the baker। आपने कितने का खरीदा? आपने खरीदा 10,000 का। सर जितने का उसने बेचा, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर ने मिलर को बेचा, तो मिलर का वो कॉस्ट प्राइस है। ध्यान रखना, ये इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल्स में डिराइव करनी पड़ेगी। ए सेल्स गुड्स टू बी, बी इज बाइंग गुड्स फ्रॉम ए, तो ए का वो सेलिंग प्राइस है, बी का वो परचेज प्राइस है। आगे कितने का बेचा? 20,000, बिल्कुल ठीक। किसको बेचा? बेकर को। बेकर बन जाओ आप, ठीक है ना? बेकर, आपने बनाए ब्रेड्स और पेस्ट्रीज और व्हाटएवर। आपने ये ब्रेड्स बनाने के लिए क्या खरीदा? फ्लावर। कितने का खरीदा? 20,000। कितने का बेचा? 30,000। सर ये तो सब 10-10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फिगर्स हैं, आप कुछ भी इमेजिनरी वैल्यूज लें। बिल्कुल ठीक। क्या करा ब्रेड्स का? बना तो दी, क्यों बनाई थी? खाने के लिए, बेचने के लिए। तो ये ब्रेड्स किसको बिकी? टू द फाइनल कंज्यूमर्स, टू द फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है। अब कंज्यूमर ने कितने पैसे खर्च करे अगर सब कुछ बिक गया? 30,000, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। फार्मर ने 10,000 का बेचा था, फार्मर को कितने का पड़ा? आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? अगर कुछ गिवन नहीं है तो सर मेरी मेहनत, मेरी मेहनत, सीड्स मुझे गवर्नमेंट ने दे दी, जमीन मेरे पास थी, बस उगाया। अगर कुछ मेंशन नहीं है फर्स्ट स्टेज की, अगर आपको कोई कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं है, इट इज अज्यूम टू बी निल। अगर फर्स्ट स्टेज की आपको कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं है कि आपने खरीदा कितने का, इट इज अज्यूम टू बी निल, फर्स्ट स्टेज ओनली, तो ये 0। तो एक चीज होती है वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। अब टेक्निकल टर्म्स पे आ जाते हैं। कॉस्ट प्राइस इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉस्ट प्राइस इज योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब जो चीज आपने बनाई वो बनाने में आपका कितना खर्चा हुआ, जो चीज आपने बनाई वो बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो होती है। तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल टर्म इंटरमीडिएट कंजम्पशन। selling price is the value of output, selling price is the value of output, कि आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस करा। व्हाट इज जीडीपी और नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, produced. So there might be some unsold inventory. We take into consideration the total output or only the unit sold. Be careful, total output। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमें चाहिए वैल्यू एडेड, हमें चाहिए वैल्यू एडेड। एक बार बीबी चेक करें, ठीक है, मरने वाला है। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? चलो अगर टोटल वैल्यू पे जाएं, टोटल वैल्यू पे जाएं, अभी फार्मर ने कितने का सामान बनाया? महीप, आर यू देयर? Yes, sir. फार्मर ने कितने का सामान बनाया? 10,000. 10,000, उसका फाइनल प्रोडक्ट यही है। मिलर ने कितने का बनाया? 20. 20,000, उसका फाइनल प्रोडक्ट यही है। बेकर ने बनाया 30 का, उसका फाइनल प्रोडक्ट ये है। अगर सबका फाइनल प्रोडक्ट ही ऐड कर देते तो 60,000 का सामान बना है। अगर गवर्नमेंट फार्मर से 10,000 पे टैक्स ले ले, मिलर से 20,000 पे टैक्स ले ले, और बेकर से 30,000 पे टैक्स ले ले, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। कह रहे एक चीज पे कितनी बार टैक्स लिए जा रहे हो? तो जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब भी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इंट्रोड्यूस करे गए हैं। जीएसटी, तभी तो ना जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ पे कर चुके हो। तो अगर मिलर ऑलरेडी कुछ पे कर चुका है, 10,000 का सामान तो उसने खुद खरीदा है, 20,000 का आगे बेच रहा है, तो उसने वैल्यू ऐड कितनी करी? आएगा अभी। तो मैं कह रहा हूं जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, they have been introduced to avoid double taxation. Value added method has been introduced to avoid double counting of income. Similar चीजें हैं। हमारे काम का क्या है अभी? इनकम, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड बाय फार्मर, तो कह रहा है 10,000 का सामान बेचा, मेरे को पड़ा था 0 का, तो मेरी पूरी की पूरी, मैं फार्मर, तो मेरी पूरी की पूरी वैल्यू एडेड क्या है? 10,000। मिलर की वैल्यू एडेड क्या है? मिलर ने 20,000 का बेचा, बट 10,000 का तो उसको खुद ही पड़ा, उसका तो खर्चा हुआ। उसने कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 10,000। बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 10,000। तो टोटल वैल्यू एडेड क्या है? 30,000। एक्चुअली जो सामान बना वो था कितने का? 30,000। तो टोटल वैल्यू एडेड इज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बात समझ आई? So value added is equal to the value of output minus intermediate consumption. Intermediate consumption is the money spent during the production process on manufacturing those goods and services. So do not take into consideration the capital goods. कि अगर प्रोड्यूसर ने कोई मशीन खरीदी है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए मशीन फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट? तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा ना। So not any money spent during the production process, money spent on intermediate goods or services. Value of output, आपने जो सामान बनाया, उसकी वैल्यू क्या है? अभी टेक्निकली फॉर्मूला पे तो हम आएंगे, अभी मैं आपको जनरल मीनिंग दे रहा हूं। तो ये चार्ट, अब उसमें वैल्यूज डिफरेंट है। वो 500 रुपए का, 500 रुपए का आप भी बेचना चाहते थे, 500 रुपए का, व्हाट अ कोइंसिडेंस, 500 रुपए का वो भी बेचना चाहते थे। तो बट मैं कह रहा हूं कि अपनी वैल्यूज याद करोगे तो लॉजिक को समझना है, लॉजिक को समझना है। वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, 500, 700, 1000 भी ले सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू बना सकते हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अब जब वीट बनाया फार्मर ने, तो जब वीट बेचा उसमें तो इंक्लूडेड है। जो फ्लावर बना 20,000 का, उसमें वीट इंक्लूडेड है कि नहीं है? 20,000 का कैसे डिसाइड करा उसने कि फ्लावर बेचूंगा? कह रहा 10,000 का तो मुझे ही पड़ा है, कुछ मेहनत मैंने करी है, तो मेरा भी कुछ बनता है। तो जितने का मैंने खरीदा मतलब वीट के भी कंसिडर करा, ठीक है। फिर जब फ्लावर बिका, ब्रेड बिकी, फ्लावर बिका बेकर को, बेकर ने ब्रेड बेची, बेकर ने बोला कि मैं 30,000 लूंगा, तो वीट की भी कॉस्ट, उसने तो फ्लावर की कॉस्ट इंक्लूड करी, फ्लावर में वीट की भी इंक्लूडेड थी। तो इस वीट की कॉस्ट यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, फ्लावर की कॉस्ट यहां भी आ गई, मिलर के उसमें और बेकर के उसमें भी आ गई। The value of wheat is included in the value of flour. The value of flour is included in the value of bread. As a result, the values of wheat and flour are counted more than once. Double counting का मतलब सिर्फ 2 बार काउंट होना नहीं होता, more than once होता है। तो 3 बार भी काउंट हो रहा है तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा, ट्रिपल काउंटिंग नहीं हो जाएगा। मतलब भावनाओं को समझो, वो कहना चाहते हैं काउंटेड मोर देन वंस। This causes the problem of double counting. It leads to overestimation of domestic income, national income, overestimation of value of final goods and services or goods and services.
In order to correct the value of national income, we must avoid this problem. How to avoid double counting? There are two options. Number one, use the value added method, जो हमने अभी discuss करा, and the other option is use the final output method. करे क्या कर रहे हो? Directly final output लेते ना जो consumer को बिका. Problem solved? Problem solved कि finally consumer को, क्योंकि जब मिलर ने फार्मर से खरीदा वीट, तो मिलर क्या फाइनल कंज्यूमर था? पता तो था वो प्रोडक्शन प्रोसेस होना है, वो कंज्यूमर तो नहीं है, वो तो खुद एक प्रोड्यूसर है. जब मिलर ने बेकर को बेचा, तो क्या वो फाइनल कंज्यूमर था? या अल्लाह, क्या वो फाइनल कंज्यूमर था? नहीं. तो कह रहा है डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को पकड़ो ना, आपको आ जाएगा फाइनल आउटपुट. वो तो ज्यादा आसान है, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हर स्टेज पे वैल्यू एडेड? कह रहा है एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया फाइनल कंज्यूमर को पकड़ लो. फार्मर ने मिलर को बेचा, मिलर ने बेकर को बेचा, बेकर ने कंज्यूमर को बेचा. तो आप कह रहे हो बेकर ने कंज्यूमर को बेचा, ये है लास्ट स्टेज, वहां पे इनकम ले लो. और अगर बेकर ने बिल ही नहीं बनाया, तो अगर बेकर ने टैक्स की चोरी करी और बिलिंग नहीं करी, तो उड़ गई ना पूरी इनकम. तो लेकिन हर स्टेज पे अगर इनकम कैलकुलेट करेंगे, फार्मर ने इंफॉर्मेशन दी कि फार्मर ने मिलर को बेचा, अब मिलर अगर चोरी करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मिलर को सामान बिका है, मिलर ने आगे बेचा क्यों नहीं? उसका तो काम है आगे फ्लावर बेचना. अगर मिलर ने इंफॉर्मेशन दे दी कि उसने बेकर को ब्रेड बेची है, और बेकर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो बेकर की चोरी पकड़ी जाएगी. तो टैक्स एवेजन बचाने के लिए हर स्टेज पे इनकम डिक्लेरेशन जरूरी है. इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड इज मोर प्रेफरेबल एंड यूज्ड इन रियलिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. न्यूमेरिकली बहुत आसान है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड.